स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है ग्लाइकोलाइसिस। इंट्रोडक्शन में डू प्लांट ब्रीथ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलें तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। यहां सबसे पहले तो आप वर्ड देखिए ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइको का मीनिंग क्या है तो हम बताते हैं, ग्लाइको मीनिंग होता है कार्बोहाइड्रेट। यहां कार्बोहाइड्रेट हम किसको मान रहे हैं? ग्लूकोज को। और जो लाइसिस है इसका मतलब है ब्रेक डाउन। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस को हम बोलेंगे ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, मींस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है यहां पर। ठीक है। दूसरी बात आपको समझनी है कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी है। तीन साइंटिस्ट जिनका नाम था एमडेन, मेयरहॉफ और पारनास, एनसीईआरटी में मेंशन भी है, एमडेन, मेयरहॉफ और पारनास, जिनके बेसिस पर यह नाम दिया गया ईएमपी पाथवे, जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। उनके नाम के पहले अल्फाबेट को लेकर हमने इसको नाम दे दिया है ईएमपी पाथवे। बात आती है कि ईएमपी पाथवे होता कहां है, तो हम बताते हैं कि ईएमपी पाथवे जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। और साथ ही साथ आप बताएंगे कि ये एक कॉमन प्रोसेस है इन एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स, चाहे तो वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस हमेशा वो ग्लाइकोलाइसिस से ही शुरू करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम आप अगर देखेंगे रेस्पिरेशन का पहला लेक्चर तो उसमें आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत साइटोप्लाज्म से होती है और हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एरोबिक हो और चाहे वो एनएरोबिक हो, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा ही होगा। दूसरी बात आपको समझना है कि भाई ये कॉमन प्रोसेस तो है ही, ये कॉमन प्रोसेस है एरोबिक और एनारोबिक में। क्यों? तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। आप बताइए, इस ऑक्सीजन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बच्चा कहता है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो आप बताइए, हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, वी आर एनिमल्स, और एनिमल्स में हम मैमल्स में बहुत टॉप पर आते हैं बच्चे, ह्यूमंस, और हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। आप देखिए, आप अपनी नाक से या माउथ से, बक्कल कैविटी से ऑक्सीजन जो है वो आप अंदर ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो है, लेकिन फिर भी आपकी सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चल रहा है। ऑक्सीजन होने या ना होने से ग्लाइकोलाइसिस का मतलब नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस कहता है कि मेरे होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो आप बताएंगे कि ये एक कॉमन प्रोसेस है एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में। आगे जो बात समझनी है आपको, आपको बताना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो बेसिकली शुरुआत हम उसकी करने वाले हैं किससे, तो हम बताते हैं कि हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला इसका याद हो तो ग्लूकोज में टोटल कार्बन कितने हैं, तो हम बताते हैं ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आप बताइए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया जाएगा। आपको यह समझना होगा कि रेस्पिरेशन प्रोसेस एक मल्टी रिएक्शन प्रोसेस होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज को 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुविक एसिड में तोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर रिएक्शन आती हैं 10 रिएक्शंस। लेकिन आपको बताना है कि उन 10 रिएक्शंस में काम तो हम केवल 3 ही करवाते हैं। पहला काम होता है ग्लूकोज को एक्टिवेट करना, मींस अनस्टेबल करना, ताकि हम इसको तोड़ पाएं। दूसरा काम होता है ग्लूकोज को तोड़कर इसमें से हाइड्रोजन्स निकालना। क्योंकि आप बताइए कि हमने फर्स्ट लेक्चर में यह बात डिस्कस करी थी कि अगर हमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलाना है या रेस्पिरेशन प्रोसेस हमें चलाना है तो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है हाइड्रोजन्स को रिलीज करना। तो आप बताइए, ग्लाइकोलाइसिस का पहला इवेंट है कि ग्लूकोज को एनर्जी देकर उसे अनस्टेबल करेंगे, दूसरा इवेंट है कि उसे तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे, और तीसरा इवेंट है कि जो एनर्जी हमने इसे दी है वो एनर्जी हम इससे वापस लेंगे। जैसे आप बताइए कि ग्लूकोज जो है उसको हमने तोड़ने के लिए अनस्टेबल करना है तो हम इसे एनर्जी देंगे। और आप बताइए कि सेल की एनर्जी करेंसी कौन है,
तो बच्चा बताता है कि सर सेल की एनर्जी करेंसी तो एटीपी है। तो आप बताइए कि उस एनर्जी करेंसी एटीपी का यूज करते हुए मींस 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहां पर यूज किया गया और ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर उस एटीपी का फॉस्फेट जाकर जुड़ गया और कंपाउंड बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और हमने इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कहा कि अब आप टूट जाइए। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यहां पर एटीपी यूज करवाने वाले एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज है। ये एंजाइम एनसीईआरटी ने हमें लिख के दिया है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। फिर आप बताइए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जैसे ही हमने टूटने के लिए कहा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने कहा कि नहीं, अभी नहीं टूटेंगे। आप ऐसा करिए कि मेरा एक आइसोमर है जो मुझसे भी ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है, आप मुझे उसमें कन्वर्ट करिए तो आपको टूटने के लिए आसानी हो जाएगी। हमने कहा चलिए ठीक है, हम ये भी करके देख लेते हैं। आप बताइए कि यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है। जैसे ही यहाँ ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ तो अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को मेटाबॉलिज्म में कहा गया कि आप टूटिए। तो इसने कहा कि आपने ग्लूकोज को एनर्जी दी थी तो मुझे भी दे दीजिए, है ना, मैं भी और ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा और मुझे टूटने में आसानी हो जाएगी। तो हमने कहा कि आप एनर्जी लीजिए, क्योंकि हमने तीसरे इवेंट में वो सारी एनर्जी इससे वापस ले लेनी है। तो आप बताओगे कि यहां कंपाउंड बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इसमें भी कार्बन कितने हैं, 6। और यहां पर आप बताएंगे कि एक मॉलिक्यूल कंज्यूम किया जाएगा एटीपी का, क्योंकि फॉस्फेट ऑफ फर्स्ट कार्बन पर भी आ गया है एटीपी से। और एंजाइम काम करता है, आप बताएंगे फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। इन शॉर्ट इस एंजाइम को पीएफके भी कहा जाता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का नाम आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसे पीएफके एंजाइम भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन एक कॉमन बात है। जनरली ऐसा होता है कि टीचर को या एग्जामिनर को ये लगता है कि यार बच्चे ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है तो पीएफके तो उसको पता ही होगा, नहीं। तो आप बताएंगे कि ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन और ये तीसरी रिएक्शन, यहां पर 3 रिएक्शंस कंप्लीट हुई और फ्रक्टोज अब टूटने के लिए रेडी है कि भाई अब आप मुझे तोड़ सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज आगे 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, जिसमें से एक का नाम DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और दूसरे का नाम 3PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। इन दोनों में टूट जाता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और DHAP, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में ये टूट गया है। और टूटने के लिए जो एंजाइम यहां काम करता है उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज एंजाइम। ये एंजाइम अगर आपको याद नहीं भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये एंजाइम नहीं दिया हुआ है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 3 कार्बन्स। One molecule is the DHAP dihydroxyacetone phosphate and one molecule of 3PGAL phosphoglyceraldehyde with 3 carbons। तो आप बताइए हमारा दूसरा काम, पहला काम था ग्लूकोज को एनर्जी देना, हमने यहां पर कितने एटीपी खर्च किए हैं, 2 एटीपी कंज्यूम किए। फिर हमने इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ दिया है 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में। अब आप बताइए कि जो यहां पर 3PGAL है, ये 3PGAL आगे कन्वर्ट होता है 1,3 बिस PGA में। ध्यान दीजिएगा, यहां है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड, यहां है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एल नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, एसिड है। तो आप बताइए कि जब हमने केल्विन साइकिल पढ़ा था तो हमने रिडक्शन स्टेप पढ़ा था। हमने कहा कि जब एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, केल्विन साइकिल में ये रिएक्शन ठीक उल्टा था, ठीक अपोजिट रिएक्शन था कि यहां फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। यहां आप ध्यान दीजिएगा एक बात पर कि भाई अब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मींस यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन्स रिलीज होंगे और उन हाइड्रोजन्स को यहां पर एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर NAD+ लेगा।
तो आप बताइए बेसिकली हाइड्रोजन कहां से निकलेंगे? तो हम बताएंगे कि हाइड्रोजन निकलेंगे PgAl से। किसको मिलेंगे? Na प्लस को, और क्या बन जाएगा? NaDH2। बच्चा कहता है कि सर आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो यहां NADP लिखवाया था। बिल्कुल लिखवाया था, लेकिन आपको यह समझना होगा कि 3PgAl से 1,3-bis PGA बनते टाइम, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP ना होकर NAD होता है। दोनों कंपाउंड सेम है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD है और निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP है। दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बस एक फॉस्फेट का डिफरेंस है। NADP में एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा होता है। तो आप बताएंगे कि यहां से हाइड्रोजन निकाले गए PgAl से और बना दिया गया NADH2। लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंपाउंड था ये था 3PgAl, लेकिन अभी आपके पास कंपाउंड है 1,3-bis PGA। इसका मतलब फर्स्ट कार्बन पर भी क्या आ गया है? फॉस्फेट आ गया है। तो बताते हैं कि फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट कहां से आया? तो हम बताते हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहां पर ऐड करवा दिया गया है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहां पर ऐड करवा दिया गया है। बताइएगा कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो H3PO4 की फॉर्म में ऐड होता है, मतलब ये फॉस्फेट यहां पर ATP की फॉर्म में कंज्यूम नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉस्फेट है यहां पर वो ATP की फॉर्म में कंज्यूम नहीं हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए कि 3PgAl जो है उससे हमने बनाया है 1,3-bis PGA, और यहां NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट हो गया, मींस हाइड्रोजन निकाल लिए गए हैं PgAl से। और आप बताइए हमारा दूसरा काम भी यही था। मैंने कहा कि रिएक्शंस चलती हैं 10, काम होते हैं 3। पहला काम ग्लूकोज को एनर्जी देकर उसे अनस्टेबल करना था, और दूसरा काम था कि इसे तोड़कर, तीन कार्बन के दो कंपाउंड्स में हमने तोड़ लिया है, और तोड़कर क्या करना है? इसमें से हाइड्रोजन रिलीज करने हैं। तो आप बताएंगे कि यहां पर हमारा दूसरा काम भी कंप्लीट हो गया है और हमने हाइड्रोजन को भी रिलीज कर लिया है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो 1,3-bis PGA आपके पास यहां पर फॉर्म हुआ है, ये 1,3-bis PGA आगे एक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है 3PGA। जिसका नाम क्या है? 3PGA। और इसमें कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। तो आप बताइए 1,3-bis PGA कन्वर्ट्स इनटू 3PGA। इसका मतलब फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट यहां से इस रिएक्शन में रिलीज हो गया, और इस फॉस्फेट को आप बताएंगे रिसीव कर लेगा ADP और बना देगा ATP। कौन रिसीव कर लेगा? हम बताएंगे ADP रिसीव कर लेगा और क्या बना देगा? ATP बना देगा। तो देखिए 1,3-bis PGA से 3PGA बनते टाइम एक ATP का फॉर्मेशन हो गया। और आप बताइए कि ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में यूज करते टाइम जब हमने ग्लूकोज को तोड़ा था तो 2 ATP खर्च किए थे, उसमें से बताइए एक ATP तो हमने यहां रिलीज कर लिया है। पहला काम ग्लूकोज को एनर्जी देकर अनस्टेबल करना ताकि वो आसानी से टूट पाए। दूसरा काम 3-3 कार्बन के कंपाउंड्स में तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन निकालना, ये काम भी हमने कर लिया है। और फिर 1,3-bis PGA से 3PGA बनते टाइम ADP से क्या करना? ATP का फॉर्मेशन करना। मतलब तीसरा काम शुरू कर दिया कि जो एनर्जी हमने कंज्यूम की थी वो एनर्जी हम यहां पर रिलीज करते जा रहे हैं, रिलीज करते जा रहे हैं। ठीक है। अब आप बताएंगे कि जो 3PGA है इससे जब यहां ATP का फॉर्मेशन हुआ तो 3PGA बना, और ये 3PGA आगे एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम लिखेंगे 2PGA। अब बच्चा यहां कंफ्यूज होता है नाम से कि 3PGA का मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 2PGA से मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका मतलब इसमें कार्बन तो 3 ही है, मतलब इस 2 को देखकर आप कहीं ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें 2 कार्बन हो गए। कार्बन तो इसमें बोलो 3 ही है, बस जो फॉस्फेट थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट था ना, IUPAC के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर है ये कि जो फॉस्फेट इसका थर्ड कार्बन पर था वो फॉस्फेट यहां सेकंड कार्बन पर आ गया है। और फिर आप बताएंगे कि 2PGA कन्वर्ट्स इनटू PEP। आपको याद होगा
C4 प्लांट्स का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट C4 पाथवे में जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है वो कहां से आएगा, तो आप बताएंगे कि PEP जो कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ द C4 प्लांट्स है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से आता है। कहां से आता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से आएगा। और फिर आप बताइए फाइनली जो PEP है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड में। और पाइरुविक एसिड में कार्बन आपको कितने बताने हैं? 3 कार्बन। और पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4O3। ये पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला है। और आप बताइए कि PEP का पूरा नाम क्या है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। बोलो ऐसे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और ये कन्वर्ट हुआ है पाइरुविक एसिड में। तो पाइरुविक एसिड में कोई फॉस्फेट सुनने को नहीं मिल रहा हमें। इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान भी यहां पर फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया है, जिसे कि एडीपी ने लेकर एटीपी बना लिया। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्लूकोज से हमने शुरू की 3 रिएक्शंस में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स को खर्च किया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ा, उसमें से हाइड्रोजन निकाले, काम पूरा हुआ। फिर हमने क्या करना है कि जो एनर्जी हमने ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत में लगाई थी वो एनर्जी वापस लेनी है। उसका रीजन क्या है कि रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। अगर आपने एनर्जी कंज्यूम ही कर ली तो फिर आप सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेंगे, है ना? तो आप एनर्जी वो वापस ले लेते हैं। अब आगे बच्चे का डाउट ये होता है कि सर आपने ग्लूकोज से जब ग्लूकोज को तोड़ा स्टार्टिंग के 3 रिएक्शन में तो 2 एटीपी खर्च किए और यहां पर आपने 2 एटीपी वापस ले लिए, तो आपको फायदा क्या हुआ? यहां फायदा समझने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला फायदा तो यह है कि आपने यहां NaDH2 बना लिया है, मतलब हाइड्रोजन को निकाल लिया है, जो कि हमारा मेन मोटिव था। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि 3PgAl और DHAP ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए आइसोमर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब PgAl से इधर पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ PgAl से, तो बताइए कि DHAP भी PgAl में कन्वर्ट होगा। और यहां 1,3 डाई PG वाली रिएक्शन 2 बार चलेगी। एक बार किससे चलेगी? PgAl से, और दूसरी बार DHAP से PgAl बनकर चलेगी। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, रोक के समझ लीजिए। एक पाइरुविक एसिड तो PgAl से बनेगा और DHAP से PgAl बनकर फिर से ये रिएक्शन चलेगी। अगर आप एनसीईआरटी में ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे दिया गया है उसे भी ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि एनसीईआरटी ने इस PgAl के बाद जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं सबके सामने 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 1,3 डाई बिस PGA से 2 मॉलिक्यूल तो बताओ, फिर 3 PGA की भी 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल तो आप बताओ, फिर यहां पर एटीपी के मॉलिक्यूल भी 2 बनेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन 2 बार चलेगी तो 2 बार एटीपी बनेगा। फिर आप बताइए 2 PGA के मॉलिक्यूल्स भी 2, PEP के मॉलिक्यूल्स भी 2, और फिर आप बताइए पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी 2 ही बनेंगे। इसका मतलब यहां पर ये एटीपी भी 2 बार बनेगा। तो इसका मतलब PgAl से आगे की रिएक्शंस 2-2 बार चलती हैं। 2 बार अगर ये रिएक्शन चलेगी तो 2 एटीपी, और 2 बार अगर ये रिएक्शन चलेगी तो 2 एटीपी, तो टोटल हमें मिलेंगे 4। और आपने एटीपी कंज्यूम किए हैं 2, मिलेंगे आपको 4। इसका मतलब आप नुकसान में नहीं है, आप फायदे में ही हैं। एनसीईआरटी में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को पढ़ाते टाइम एनसीईआरटी ने क्या किया है कि इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही रखा है जैसा मैंने आपको बना के बताया है। लेकिन आप समझिए कि टोटल यहां पर 10 रिएक्शंस हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 रिएक्शंस में से आप बताइएगा कि 7 रिएक्शंस ऐसी हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इधर रिवर्स में चल सकती हैं।
बस 3 रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि आपको बतानी है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। वो 3 रिएक्शंस इरिवर्सिबल कौन कौन सी हैं? तो हम बताएंगे रिएक्शन नंबर 1, एक तो ये इरिवर्सिबल है, रिएक्शन नंबर 3 ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, और रिएक्शन नंबर 10 ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। बाकी सारी रिएक्शंस जो होती हैं बच्चे वो रिवर्सिबल होती हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रिएक्शन भी अपोजिट चल सकती है। इसको हमने केल्विन साइकिल के दौरान पढ़ा भी है कि भाई पीजीएल से पीजीए और पीजीए से जरूरत पड़ने पर पीजीएल का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कैसी होती हैं इरिवर्सिबल, और बाकी 7 रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजन्स यहां पर रिलीज हो रहे हैं, एनसीईआरटी ने इनको रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स बोला है, ये ध्यान रखिएगा आप। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक मॉलिक्यूल पीजीएल से कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स रिलीज होते हैं, तो आप बताइएगा 2, एक पीजीएल से। ग्लूकोज से तो ये 4 हो जाएंगे क्योंकि रिएक्शन 2 बार चलेगी, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, तभी तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन NADH2 का फॉर्मेशन होगा और 2 फॉस्फेट यहां यूज होंगे। एक रिएक्शन में एक NADH2, दूसरी रिएक्शन में दूसरा NADH2। ठीक है, तो रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन्स को हम रिडॉक्स के बराबर मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं आप बताइए? पीजीएल में से हाइड्रोजन्स रिलीज हुए हैं, पीजीएल में से हाइड्रोजन्स रिलीज हुए हैं, तो पीजीएल का यहां हुआ है ऑक्सीडेशन। पीजीएल का यहां पर क्या हुआ है? हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। सही है। फिर आप बताइए ये जो निकलने वाले हाइड्रोजन है वो जुड़े किसमें? NAD+ में। तो NAD+ का क्या हुआ है? रिडक्शन। इसका मतलब निकलने वाले हाइड्रोजन एक कंपाउंड का तो कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे कंपाउंड का कर रहे हैं रिडक्शन। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां निकलने वाले रिडॉक्स के बराबर है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसे रिडॉक्स इक्विवेलेंट भी कहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है और आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि भाई ग्लूकोज का यहां ऑक्सीडेशन तो हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पार्शियल ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? तो हम बताएंगे यहां पार्शियल ऑक्सीडेशन का मीनिंग है कि आप सारे हाइड्रोजन्स को रिलीज नहीं कर पाए, आप सारे हाइड्रोजन्स को रिलीज नहीं कर पाए। जैसे ग्लूकोज में हाइड्रोजन काउंट करो तो हम कहते हैं ग्लूकोज में हाइड्रोजन है टोटल 12। सही है। आप देखिए यहां पाइरुविक एसिड में हाइड्रोजन कितने हैं? 4। आपने पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बनाए? 2। तो टोटल हाइड्रोजन कंपाउंड में कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 4, तो 2 मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन है। ग्लूकोज में थे कितने? 12। यहां कितने हैं? 8। तो इसका मतलब आप 12 में से केवल 4 ही हाइड्रोजन निकाल पाए ना। बच्चा कहता है कहां निकाल पाए? हम कहते हैं यहां पर। ये रिएक्शन 2 बार चलेगी तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे ना इसको आप, तो एक पीजीएल से 2 हाइड्रोजन, तो 2 पीजीएल से 4 हाइड्रोजन, तो 2 NADH2 में 4 हाइड्रोजन आ गए। इसका मतलब आप ग्लूकोज में से इन 10 रिएक्शंस में से केवल और केवल एक ही रिएक्शन में हाइड्रोजन निकालते हैं और वो भी केवल 4 ही निकालते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। एक तो ये बात समझनी है। दूसरी बात बताइए कि जब एटीपी से यहां सॉरी एडीपी से जब यहां एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन में भी जब एडीपी से एटीपी बनता है, तो आप याद करिए फोटोसिंथेसिस में हमने एटीपी बनाते टाइम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था कि भाई एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटॉन पंप काम करता है। प्रोटॉन पंप अक्रॉस द मेम्ब्रेन H+ आयंस को लेकर जाता है, और जब ये H+ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन आते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन आते हैं, यस और नो? बिल्कुल। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, वो ग्रेडियंट एफ नॉट पार्टिकल तोड़ते हैं और एटीपी बनता है, उसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। आप देखिए ये प्रोसेस चल रहा है साइटोप्लाज्म में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई प्रोटॉन पंप नहीं है।
आप बताइए, सीधे ही केमिकल रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो हमें डायरेक्ट कौन दे गया? एटीपी। आप बताइए कि विदाउट ईटीएस डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज नॉन एज एसएलपी। बताइए, विदाउट ईटीएस direct synthesis of ATP in a chemical reaction is known as substrate level phosphorylation। तो यहां जो हमने SLP लिखा है, इस SLP का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आप कह सकते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी विदाउट ईटीएस। बिना ईटीएस के जब सीधे ही एटीपी का फॉर्मेशन हो जाए केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी की बातें जितनी मैं अभी आपको बता रहा हूं वो आपके दिमाग में जा रही हैं। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन ये सब बातें एज इट इज मेंशन है, तो आपको इन पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। अब आप बताएंगे कि भाई जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, एसएलपी भी हो गया, सारी बातें हमें समझ में आई है। यहां पर रेडॉक्स इक्विवेलेंट किसको कहते हैं ये हमें समझ में आया, एसएलपी हमें समझ में आया। तो आप ये समझिए यहां पर कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को यूज किया है और 4 एटीपी आपने फॉर्म किए हैं एसएलपी से। तो आप बताइए ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन आपके लिए 2 एटीपी का हुआ। कहां की बात कर रहा हूं मैं? इन ग्लाइकोलाइसिस। मैं केवल ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूं। यहां एरोबिक या एनारोबिक की कोई बात नहीं चल रही। मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में आपने कितने एटीपी यूज किए? हमने कहा 2 एटीपी यूज किए। आपने कितने एटीपी बनाए? तो हम कहते हैं 4 एटीपी बनाए। 2 आपने यूज किए, 4 आपने बनाए, तो आपको नेट गेन 2 एटीपी का हुआ, तो फायदा हो गया। और साथ में आपको 2 NADH2 भी मिल गए, है ना। उन 2 NADH2 का क्या होगा वो आगे आपको मैं समझाऊंगा एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। अब आप बताइए कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस से बनता है। अगर आपने केल्विन साइकिल पढ़ा तो आपको पता है कि अगर ग्लूकोज बन जाए तो ग्लूकोज की एक होती है ट्रांसपोर्ट फॉर्म। मतलब ग्रीन पार्ट में जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो उस ग्लूकोज को अगर ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो आप उसे सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, और अगर आप उसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसे स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमें स्टार्च से भी मिल सकता है। मतलब स्टार्च पहले डाइसैकेराइड माल्टोज में टूटेगा और माल्टोज फिर आगे ग्लूकोज में टूटेगा। और जो स्टार्च है वो यहां पर क्या है? तो हम कहते हैं कि स्टार्च यहां पर एक स्टोर फूड है। ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर कहीं से फूड ट्रांसपोर्ट होकर आया होगा तो वो ट्रांसपोर्ट होकर आया होगा सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज में टोटल 12 कार्बन होते हैं। सुक्रोज टोटल 12 कार्बन होते हैं। और आप बताइए कि जो सुक्रोज है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म है। मतलब फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मिलती है इससे हमें। आप बताएंगे कि सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज और एक कंपाउंड बनेगा इससे फ्रक्टोज। इसका मतलब अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि सुक्रोज में क्या क्या प्रेजेंट होता है तो आप बताएंगे फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। बताइए कि सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटना एक एंजाइम की हेल्प से होता है, जिस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज एंजाइम। जिस एंजाइम का नाम क्या है? इनवर्टेज एंजाइम, है ना। मैं बीच बीच में से क्लास में से पूरा बोर्ड आपको दिखा देता हूं, मैं खुद हट जाता हूं इसलिए, ताकि अगर कोई बच्चा नोट डाउन भी करना चाहे, नोट्स भी बनाना चाहे, तो उसको पूरी स्क्रीन मिल जाए और वो पोज करके वहां पर उसको लिख सकता है। तो आप बताएंगे कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है बेटा वो सुक्रोज से ही बना है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों 6-6 कार्बन के कंपाउंड।
अब आप बताओ कि जो ग्लूकोज बना है वो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ग्लूकोज से तो सीधा ये बन गया। फ्रक्टोज के साथ क्या होगा, तो हम बताएंगे कि जो फ्रक्टोज है वो फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर आगे ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बच्चा इसको यस भी कर देता है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। आपको बताना है कि सर जब हम ग्लूकोज को यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये ग्लूकोज है हमारे पास, बताइए कि जब हम ग्लूकोज को यूज करते हैं तो बनाते तो अल्टीमेटली फ्रक्टोज को ही है ना। तो अगर हमें सीधे ही यहाँ फ्रक्टोज मिल रहा है तो हम ग्लूकोज क्यों बना रहे हैं, हम सीधा फ्रक्टोज को जल्दी से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ले आते हैं। बस ये समझना कि यहां पर आपके पास केवल फ्रक्टोज है और इधर जो कंपाउंड है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। तो आप बताइए कि यहां हम एक एटीपी मॉलिक्यूल को खर्च कर लेते हैं। मतलब एटीपी तो उतने ही खर्च आ रहे हैं, यहां पर भी ये एटीपी लग रहा है और ये एटीपी लग रहा है, 2 एटीपी लग रहे हैं, और ग्लूकोज से भी 2 ही एटीपी लग रहे हैं, पहली रिएक्शन में और तीसरी रिएक्शन में। लेकिन फ्रक्टोज से भी देखो, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने में एक एटीपी, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में भी एक एटीपी। तो एटीपी का खर्चा तो वही है, बस टाइम बच जाएगा आपका। तो एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि दिस ग्लूकोज इज डराइव्ड फ्रॉम स्टोर कार्बोहाइड्रेट और द सुक्रोज। फिर एनसीईआरटी आगे लिख के देती है कि सुक्रोज इज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, by the help of the enzyme invertase, and both monosaccharide glucose and fructose are radially enters into the glycolytic pathway। radially मतलब जल्दी से, सीधे ही वो एंटर कर जाते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज कन्वर्ट्स इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड सब सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। मतलब इसके बाद इन दोनों के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी एटीपीज आर सिंथेसाइज्ड, डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो आप कहेंगे सर 4 एटीपी। हाउ मेनी एटीपी गेन, तो आप बताएंगे 2 एटीपी। ठीक है बात या नहीं। और डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द ग्लाइकोलाइसिस इज एसएलपी। और आपको बताना है कि की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड। आप बताइए कि पायरुविक एसिड इज की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ध्यान रखेगा कि की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज, देन आंसर हमारा क्या जाएगा, तो हम बताएंगे आंसर जाएगा इसका पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का क्या होगा, बोलो, वो डिपेंड करता है सेल्यूलर नीड पर। फेट और द फ्यूचर ऑफ द पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड। अब सेल की नीड एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है और सेल की नीड एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। जैसी नीड होगी वैसा ही प्रोसेस चलेगा, ये आपको ध्यान रखनी है बात यहां पर। तो आप बताइए कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, टोटल 10 रिएक्शन होती हैं, 3 इरिवर्सिबल हैं। इसमें एक बात और बताता हूं कि जो पीएफ के होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एज पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम क्या है, तो आप बताना पेस मेकर। यहां पेस का मतलब है स्पीड, रेट ऑफ द प्रोसेस, मेकर मतलब बनाने वाला। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो स्पीड होती है उसको मेंटेन करने वाले एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफ के। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। बच्चा कहता है इसमें ऐसा क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब एंजाइम पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए तो हमारा फोकस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पर होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि हम क्रेब्स साइकिल और ईटीएस को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में चलेंगे। जितनी बातें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, बोर्ड पे लिखी हुई हैं, सारी की सारी बातें एज इट इज एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन है। आप इनको पढ़ते जाइए, जुड़े रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए और नीट में सिलेक्शन लेकर जाइए।